हेलो एवरीवन। इस वीडियो पर बात करने वाला हूँ छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 10वीं क्लास 10th सब्जेक्ट सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान का वीडियो। इस वीडियो पर बताने वाला हूँ सामाजिक विज्ञान मॉडल पेपर का पूरा पैटर्न, साथ में उनका सॉल्यूशन भी इस वीडियो पर देखेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें, पैटर्न समझ में आ जाएगा किस तरीके से आंसर लिखना है। कोई भी क्वेश्चन पर आपको डाउट होता है, कौन से क्वेश्चंस नहीं बन पाते हैं, हिस्ट्री हो, जियोग्राफी हो, सिविक्स हो, तो वो आप कमेंट पर मैसेज कीजिए ताकि उस पर अपडेट मिलते ही आप पर वीडियो बनाया जाएगा। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पेपर रहेगा 75 मार्क्स का होगा, टाइम ड्यूरेशन होगा 3 आवर्स के लिए होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले दिया गया चूज द करेक्ट आंसर, सही विकल्प का चयन कीजिए। विच ऑफ दिस इज नॉट अ रिन्यूएबल रिसोर्स, इनमें से नवीकरणीय संसाधन नहीं है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, कोयला, वायु। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा कोयला। कोयला क्या होता है? एक जीवाश्म ईंधन है जो समाप्त होने पर दोबारा तुरंत नहीं बन सकता है। बाकी विकल्प देखिए, सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, जो वायु है वो प्रकृति में असीमित है, स्वतः ही पुनर्जीवित होते रहते, इसलिए ये क्या है? नवीकरणीय संसाधन है। फिर बात करते हैं आपका दूसरा नंबर का प्रश्न, ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया इज रिलेटेड टू। भारत में हरित क्रांति किससे संबंधित है? इंक्रीज इन कॉटन प्रोडक्शन, कपास उत्पादन, इंक्रीज इन एग प्रोडक्शन, अंडा उत्पादन, इंक्रीज इन मिल्क प्रोडक्शन, दूध उत्पादन, इंक्रीज इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन, खाद्यान्न उत्पादन। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। इसमें मुख्य रूप से गेहूं और चावल की पैदावार बढ़ाने पर जोर दिया जाता है। जो दूध है वो श्वेत क्रांति है, अंडा है वो रजत क्रांति, और कपास के लिए अलग अलग विशिष्ट क्रांतियाँ चलाई गई थी, ना कि हरित क्रांति। तो दूध का भी याद रखेंगे, श्वेत क्रांति के लिए है, और जो अंडा है वो रजत क्रांति के लिए है। फिर आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, ओर ऑफ एल्यूमिनियम इज। एल्यूमिनियम का अयस्क है मैग्नीज, बॉक्साइट, क्रोमियम, टंगस्टन। जो बॉक्साइट है वो एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। एल्यूमिनियम व्यावसायिक रूप से केवल बॉक्साइट खनिज से ही प्राप्त किया जाता है। जो मैग्नीज है, क्रोमियम है, टंगस्टन है, अपने आप में अलग धातु तत्व है, वे एल्यूमिनियम के स्रोत या अयस्क नहीं है। फिर है आपका फोर्थ क्वेश्चन, यहाँ पर कर्नल नासिर संबंधित थे मिस्र से, इंडोनेशिया से, युगोस्लाविया से, वियतनाम से। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है मिस्र से, यानी कि इजिप्ट से थे। और कर्नल नासिर मिस्र यानी कि इजिप्ट के राष्ट्रपति और गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक नेताओं में से एक थे। युगोस्लाविया में मार्शल टीटो, इंडोनेशिया से सुकर्णो और वियतनाम से हो चिंग मी संबंधित थे। इस तरीके से आपका आंसर होगा। बाकी विकल्प के बारे में भी आपको ऑब्जेक्टिव इस तरीके से बनाना है ताकि उसके बारे में भी पता होना जरूरी है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन मीडियम इन द इंटरनेट। इंटरनेट किस प्रकार का संचार माध्यम है? पारंपरिक, मुद्रित, आधुनिक, दृश्य, श्रव्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका आधुनिक, मॉडर्न। यह उपग्रह और ऑप्टिकल फाइबर्स पर आधारित सूचना क्रांति का आधुनिक साधन है। फिर आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज द रीजन फॉर द एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड इन राजस्थान, यूज ऑफ क्वालिटी सीड्स, डिफॉरेस्टेशन, increase in irrigation facilities, increase in demand for food. What is the correct answer? क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर होगा, इंक्रीज इन इरिगेशन फैसिलिटीज। इंदिरा गांधी नहर के आने से सूखे रेगिस्तान में पानी पहुंचा और खेती संभव हुई, क्योंकि बिना जल के उत्तम बीज कार्य नहीं करते हैं। वनों की कटाई से वर्षा कम होती है, जो कृषि विस्तार के लिए हानिकारक है।
फिर आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट, इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ऑल टाइप ऑफ द पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका क्या अर्थ है? स्टेट हैज़ नो स्पेसिफिक रिलीजन, स्टेट हैज़ अ स्पेसिफिक रिलीजन, स्टेट डिस्क्रिमिनेट्स ऑन basis of religions, state promotes a religion। what is the correct answer? करेक्ट आंसर कौन सा होगा इनमें से? तो ऑप्शन ए होगा, राज्य का कोई विशेष धर्म नहीं। क्यों? तो इसकी बात करते तो संविधान के अनुसार भारत सभी धर्मों को समान मानता है, वो चाहे वो जैन धर्म से हो, ईसाई धर्म से हो, मुस्लिम धर्म से हो, हिंदू धर्म से हो। विशेष धर्म होना या भेदभाव करना सांप्रदायिक या कट्टरपंथी राज्य के लक्षण है, जो धर्मनिरपेक्षता के ठीक विपरीत होता है। फिर बात करते हैं आपका, ये भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, व्हाट इज अ बफर स्टॉक? ग्रेन स्टॉक एक्वायर्ड बाय रिच पर्सन, ग्रेन स्टॉक एक्वायर्ड बाय इंडिविजुअल, ग्रेन स्टॉक एक्वायर्ड बाय गवर्नमेंट, ग्रेन स्टॉक एक्वायर्ड बाय मर्चेंट। विच वन इज द राइट आंसर? राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज। यह सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस और आपातकाल के लिए रखा गया स्टॉक होता है। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेथड ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन? निम्नलिखित में से कौन जन सहभागिता का एक तरीका नहीं है? इलेक्शन, जनमत संग्रह, विरोध प्रदर्शन, सरकार द्वारा नियुक्तियां। इसका राइट आंसर है गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट्स। बटुआ, नियुक्तियां प्रशासन का आंतरिक हिस्सा, इसमें आम जनता की किसी सीधे भागीदारी नहीं होती है। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, फुल फॉर्म ऑफ BMI, बॉडी मेजरमेंट इंडेक्स एंड बॉडी मेजरमेंट, बॉडी मास इंडिकेटर, बॉडी मास इंडेक्स। विच वन इज द राइट आंसर? राइट आंसर आपका बॉडी मास इंडेक्स, बॉडी मास इंडेक्स इज द राइट आंसर। यह मानक शब्दावली है जो इंडेक्स सूचकांक शब्दों के लिए उपयोग किया जाता है। इस तरीके से आंसर होगा इसका। फिर बात करते हैं आपके वन वर्ड वाले आंसर, एक शब्द एक वाक्य पर उत्तर देना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ऑब्जेक्टिव को इसी तरीके से, जो मैं तरीका अपना रहा हूँ उसी तरीके से आपको अपनाकर आपको अच्छे से बना पाएंगे ऑब्जेक्टिव सेक्शन, साथ में क्वेश्चन आंसर और इसकी पूरी PDF और भी सॉल्यूशन आपको कम्युनिटी टैब पर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया, वहाँ पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं ये सारी मटेरियल्स को आप। साथ में टीचमेंट एक प्रोग्राम है MD एजुकेशन का, वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ें रहने वाली है, जहाँ पर इस तरीके से आपको PDF और साथ में उनकी स्टडी मटेरियल्स एंड नोट्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द GDP? GDP का मतलब आपको बताना है सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद को ही क्या कहते हैं? आपका GDP कहते हैं। यह देश की आर्थिक सेहत नापने का पैमाना होता है जो उत्पादन की कुल वैल्यू बताता है। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2, वन वर्ड आंसर का, न्यू डील की घोषणा किसने की थी? ये याद रखना पड़ेगा। इसका जो आंसर है फ्रैंकलिन, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। इसका उद्देश्य मंदी के शिकार लोगों को राहत, अर्थव्यवस्था में सुधार और वित्तीय प्रणाली में बदलाव था। फिर है आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है, हु गेव द स्लोगन वन नेशन वन लीडर? इसका जो आंसर है आपका, ये आपको पता होगा किसने कहा होगा, हिटलर। यह तानाशाही का नारा था जो जनता की स्वतंत्रता छीनकर सारी शक्ति एक व्यक्ति में केंद्रित करता था।
बजट भाषण की प्रस्तुति कौन देता है? वित्त मंत्री। इसका आंसर हो जाएगा वित्त मंत्री देता है। वित्त मंत्री सरकार की साल भर की कमाई और खर्च का लेखा जोखा जनता के सामने प्रस्तुत करता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, द्वीपों का देश किस देश को कहा जाता है? इसको भी पता होगा आपको आंसर, जनरल नॉलेज में कहीं पर आपने सुना होगा, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया को द्वीपों का देश कहा जाता है। यहाँ हजारों द्वीप है। इसे भौगोलिक दृष्टि से आर्कीपेलेगो या द्वीपों का समूह कहा जाता है। इस तरीके से आपके ऑब्जेक्टिव सेक्शन कवर हो जाते हैं। आपको 2 मार्क्स के आंसर PDF सब आपको मिलने वाला है व्हाट्सएप ग्रुप पर, टीचमेंट ऐप पर, जहां पर जाकर आप अपनी स्टडी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, मेरिट लिस्ट में आपको ला सकते हैं। इस तरीके से आप पढ़ाई करेंगे तो। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डज लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडिकेट्स? जीवन प्रत्याशा क्या दर्शाती है? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन कौन से खनिज ऊर्जा के महत्वपूर्ण स्रोत है? क्वेश्चन नंबर 4 है उसके बाद, व्हाई डज द गवर्नमेंट प्रोवाइड पब्लिक फैसिलिटीज? सरकार सार्वजनिक सुविधा क्यों उपलब्ध कराती है? उपनिवेशी शासन भारत से कब समाप्त हुआ? 5वां प्रश्न है। ये सारे आंसर आपको इजीली कर सकते हैं, बस आपको कुछ कुछ इनके जो शब्दावली है याद होना चाहिए। उपनिवेश क्या होता है, ताकि वो पता रहेगा तो आप आसानी से इसके उत्तर को लिख सकते हैं। अभी देखो 6वां ही क्वेश्चन को उठा लो, क्या पूछा गया है? छत्तीसगढ़ में बिकने वाले 4 समाचार पत्र। तो आपने देखा होगा दैनिक भास्कर है, नवभारत है, दैनिक जागरण है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, जो पता है वो आसानी से बता सकते हैं। फिर आपको एक बैंकिंग का क्वेश्चन बोला गया, चालू खाता किसको बोलते हैं? करंट अकाउंट क्या होता है? जिसमें खाता को क्या किया जाता है? खोला जाता है, खाता खोला जाता है, ठीक है, उसमें पैसा को जमा किया जाता है, ब्याज मिलता है। ये सारी चीज़ें आप आसानी से इसको बता सकते हैं। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, मानव संसाधन क्या है? मानव संसाधन को मानव पूंजी के रूप में कैसे परिवर्तित किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं इसको भी। अमेरिकी उपनिवेशवाद क्यों खत्म करना चाहता था? पता है कि अमेरिका उपनिवेशवाद से तो किसी को कुछ चीज़ें हासिल नहीं हो सकती। अगर किसी देश पर आक्रमण कर दो तो उपनिवेशवाद आप कहाँ तक के संभव कर पाओगे? हर समय लड़ाई के लिए, युद्ध करने के लिए रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, संसाधन की ज़रूरत होती है, और वो संसाधन लाने के लिए मुद्रा की आवश्यकता होती है, और मुद्रा हर समय पर संभव नहीं होता है। राइट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द पीस मूवमेंट। इस तरीके से शांति आंदोलन, तो नाम में ही शांति आंदोलन है, तो शांति से रिलेटेड आपका जो होगा कि हथियारों का उपयोग नहीं किया जाएगा, परमाणु बम का प्रयोग नहीं करना है। ये सारी चीज़ें आप ले सकते हैं इनमें आंसर में। फिर एक क्रॉल क्या है, इसके बारे में आंसर करना है आपको क्वेश्चन नंबर 11 पर। फिर आपका 4 मार्क्स पर तो 2 में से एक क्वेश्चन आपके आने की पॉसिबिलिटी, चांसेस और बढ़ जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। भू अधिग्रहण अधिनियम 2013 पर प्रकाश डालिए। कोई 4 ये पॉइंट वाइज लिखेंगे, अब पॉइंट के अंदर उनका डिस्क्रिप्शन भी आपको लिखना पड़ेगा। प्राकृतिक संसाधन के रूप में भूमि का उपयोग कैसे किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध में कौन कौन से तकनीक हथियारों का पहली बार उपयोग किया गया था? तो उस समय भारी मात्रा में, यानी कि ये जो विश्व युद्ध हुआ था, बड़े लेवल में विश्व युद्ध को हुआ था। इस विश्व युद्ध में मशीन गन थे, तोप थे, गोला बारूद थे, और भी हवाई जहाज, इन सब चीज़ों का प्रयोग किया गया था। तो ये आप शब्दावली को रखेंगे दिमाग में तो ऑलरेडी उस लाइन को लिख सकते हैं आप। 1914 ईस्वी में युद्ध को विश्व युद्ध क्यों कहा जाता था? तो यहाँ पर बहुत बड़ी कहानी थी, जो राजकुमार और राजकुमारी की जो गोली मारकर हत्या किया जाता है, एक देश दूसरे देश के सपोर्ट में आ जाता है, इस तरीके से लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है, तो ये एक कारण बनता है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, खनिजों का संरक्षण क्यों जरूरी है? पता है कि मिनरल्स आज इम्पोर्टेंट है, चाहे जो भी सब मिनरल्स आपके पास अवेलेबल है जहाँ पर, तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है क्यों? तो ये सब रीजनिंग क्वेश्चन है, आप आसानी से इनके आंसर सोच पाएंगे, और इसको आप बड़े लेवल में, यानी कि 4 पॉइंट में, 5 पॉइंट में लिख सकते हैं। फिर आपका जो है, बढ़ती जनसंख्या पूरे ही विश्व के विकास में बाधक है। तो ये तो आपको जनसंख्या के बारे में पता ही, भारत
सबसे ज़्यादा जनसंख्या भारत में ही है और ये जनसंख्या बढ़ने का कारण है। बहुत सारे इनके रीजंस है जिनको आपको बताना है और क्या क्या विकास में बाधक आएगा। बेरोजगारी की समस्या है, गरीबी है, भूखमर्री है, ये सारी चीज़ें हैं। आप इस पॉइंट को ले सकते हैं, जनगणना के आंकड़े हमारे लिए उपयोगी कैसे है, तो ये भी आप बता सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, आपके 100% क्वेश्चन ये आएगा कि जनगणना हमारे लिए उपयोगी कैसे। तो जनगणना से पता चलता है कि जनगणना से हमको पता चलता है कि यहाँ पर लिंगानुपात कितना है, कौन कितनी मात्रा में पुरुष रह रहे हैं, कितनी महिलाएं हैं, साक्षरता दर के बारे में पता चलता है, समृद्धि दर के बारे में पता चलता है। इन सब चीज़ों के बारे में आपको कीवर्ड निकालना है बस और उनके बारे में लिखना है। फिर आपका है जनसंचार माध्यमों के लाभ व हानि बताना है। तो जनसंचार के टीवी है, अखबार है, इंटरनेट है। तो ये तो आपको शब्दावली पहले से मिल गया, तो इनके बारे में आप आसानी से कर पाएंगे। इनके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से इनको लिख सकते हैं और लिखने का प्रैक्टिस करें। ज़्यादा रट थ्योरी पर ध्यान मत दें, आप जो लिखा रहे हैं शब्दावली वही आपकी राइट है। संविधान बनाने की प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ी, तो संविधान बनाने के लिए स्टेप बाय स्टेप्स होता है, जो चरण दर चरण प्रक्रियाओं को अपनाया गया। पहले सोचे होंगे कि हाँ हमारा ये ऐसा ऐसा ड्रॉप्टिव प्लान हो सकता है, तो आप ऐसे सोच सकते, सोचे और सोच कर लिखने का प्रयास करें। फिर आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खरीफ फसल, रबी फसल, जायद फसल, हर साल आपके एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है इस टाइप के क्वेश्चंस, जो भूगोल का है, आसान है। बस इसमें एक याद रखना पड़ेगा, कौन सा ठंड के मौसम का फसल होता है, कौन सा गर्मी के मौसम का है, कौन सा बरसात के मौसम का है, उनके उदाहरण क्या होगा। चावल हो सकता है क्या, गेहूँ हो सकता है क्या, ये सोचिए। ककड़ी है क्या, खीरा है क्या, इन चीज़ों के बारे में सोचेंगे तो आपको 6 नंबर पूरा मिल रहा है, आपको 5 नंबर। तो इनको कौन छोड़ना चाहेगा, जो ना बना पाए उनके लिए तो क्या बोल सकते हैं इसको। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, नियमगिरी में कोंडाओं के आंदोलन का कारण एवं संक्षेप। तो नियमगिरी का पढ़ें आज, इन उनके ऊपर बहुत सारी केसेस आज देखने को मिल रहे छत्तीसगढ़ में। तो वन आंदोलन ही है, जहाँ पर वनों की कटाई को लेकर गांव वालों ने, नियमगिरी के जो लोग थे वो विद्रोह प्रदर्शन किए। इसमें बड़े लेवल पर वो पेड़ पर चिपक जाते हैं, जैसे होता है आज आज मतलब बहुत सारे क्षेत्रों में जंगल झाड़ियों को काटा जा रहा है कारखाने बनाने के लिए। तो इससे रिलेटेड आपका ये आंसर हो जाएगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर बताइए, और भी आपको वीडियो अपडेट मिलता रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी नोटिफिकेशन आएगा तो वो तुम्हारे तक जल्दी पहुंच सके। थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो, लाइक एंड शेयर।